का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं मोदी गारंटी, यानी डबल इंजन की सरकार। जिन जिन प्रदेशों में अगर आप देखेंगे कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे सरकारी जो लाभकारी योजनाएं हैं वो सीधे उसका पेनिट्रेशन आम जनता के लगभग 70 से 80% तक के लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिल गया है। आप ये देखें, और अगर प्रदेश सरकारें उन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के साथ सहयोग नहीं करती, सहायता नहीं करती, उसके साथ कोऑपरेशन नहीं करती, तो उन योजनाओं का जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता तक पहुंच बहुत ही लिमिटेड हो जाती है। मैं तो पश्चिम बंगाल में देखा, पश्चिम बंगाल की सरकार किसानों के खाते में दे रही है, वहाँ की सरकार जो है वो उस डेटा ही नहीं प्रोवाइड करती। क्यों? वो कहते हैं हमें पैसे दे दो, केंद्र सरकार जितना पैसा देना हमें दे दो और हम किसानों को देंगे। और जब केंद्र सरकार कहती है हम एक क्लिक ऑफ बटन से सीधे हमें खाता दे दो, किसानों का नंबर, बैंक अकाउंट दे दो, हम केंद्र से सीधा वो उस खाते में पैसा जमा कर देंगे। लेकिन प्रदेश सरकार उसको खाता और किसानों का डिटेल, नंबर, बैंक अकाउंट देने को तैयार नहीं है। उसके कारण वहाँ पे उन लोगों को वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। ऐसे कई सरकारें हैं जहाँ पे प्रदेश के कि वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन जहाँ पे केंद्र में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, मतलब प्रदेश सरकार अगर केंद्र सरकार के साथ सामूहिकता के साथ मिल के काम करती है तो बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। अभी कल ही आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और उसमें प्रधानमंत्री कल भी बोले, आज भी बोले, मोदी गारंटी। जो जो चीज़ें हमने कही हैं अक्षरशः उनको पूरा करने के लिए संकल्प पत्र के रूप में हम लोग अपने संकल्प पत्र को यहाँ पे रखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप देखें आज विश्व स्तर पे, अगर आप देखें भारत का जो गौरव है वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। चाहे G20 को देख लीजिए, आज विश्व की कोई भी समस्या हो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत का जो पक्ष है उसको स्थान दिया जाता है, मिलता है। और उसके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में चले जाते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। आज G20 के अंतर्गत पूरे विश्व के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत में आए, भारत की बात को सुना, भारत को सम्मान दिया और आज पूरा विश्व इस बात को मान के चल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से चल रही है। 2014 में जब हमारी सरकार आई थी केंद्र में, तो विश्व की 10 सबसे पिछड़ी अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था को ला के खड़ा कर दिया था यूपीए सरकार ने। अपने ये जो भ्रष्टाचार और इंडिफरेंस या कोई इनडिसीजन जिसको कहते हैं कि कोई चीज़ का कोई फैसला ही नहीं लेना, उसके कारण विश्व की 10 सबसे पिछड़ी अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था हो गई थी। लेकिन इन 9 साल के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि तीसरी बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे बहुत जल्दी। और आज भी विश्व की सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली, तेज़ गति से आगे चलने वाली अर्थव्यवस्था है। और वहाँ पे राजस्थान की अगर आप अर्थव्यवस्था देखें, आज एक बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा कि भारत की जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो प्रदेश का और केंद्र का जो स्ट्रक्चर है, उसमें प्रदेशों को दिवालिया घोषित नहीं किया जाता। अगर ऐसी व्यवस्था होती तो राजस्थान का जो बजट है या राजस्थान का जो फिस्कल स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, वह दिवालियापन के कगार पे है। अगर इसको कंपैरिजन में देखें तो अगर 56% आपका बजट का हिस्सा केवल सैलरी और इसमें देने में खर्च हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें खर्च हो जाता है, मात्र 44% केवल पैसा बचता है कि कुछ आप अलग अलग चीज़ों को, कार्य को करें, उसको भी आप कम करते हुए और
प्रॉमिस करने की बात करते तो वो पूरा होने की बात मुझे लगती नहीं। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो प्रदेश का बहुत तेज़ी से विकास होगा। जहाँ जहाँ प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र के साथ सहयोग करते हुए सरकार काम कर रही है, तो जन कल्याणकारी योजनाओं का बहुत बड़ा पेनिट्रेशन जो केंद्र सरकार कर रही है पिछले 9 साल के अपने कार्यकाल में, उनका बहुत बड़ा पेनिट्रेशन उन जगह होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख लो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देख लो। प्रधानमंत्री जी ने अभी विश्वकर्मा योजना लागू की है 17 सितंबर को। उसमें 18 में छोटे छोटे कामगार, कोई नाई है, बढ़ई है, मोची है, ऐसे लोगों को भी विकास के लिए, कार्य के लिए केंद्र सरकार उनको सहायता प्रदान कर रही है। उनको टूल किट खरीदने के लिए विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत वो सरकार सहायता प्रदान कर रही है। उनके विकास के लिए उनको रोजगार मिलने के लिए काम कर रही है। उसके पहले स्ट्रीट वेंडर्स का, जो सड़क में रेहड़ी पटरी वालों के लिए जो काम किया केंद्र सरकार ने, वो भी अभूतपूर्व है। एसबीआई की एक रिपोर्ट आई थी कि इसने अभूतपूर्व काम किया है। और एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो कोविड के बाद केंद्र सरकार ने जिस तरह से कोविड के बाद विकास का काम, गरीबों को उसके उत्थान के लिए काम किया। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो 6 साल में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण के अंतर्गत जो काम किया है, वो कोई और नॉर्मल स्पीड से कोई सरकार काम करे तो 47 वर्ष लगते। यानी 47 वर्ष के काम को मात्र 6 साल में पूरा करके केंद्र सरकार ने दिखाया है। तो वही भाजपा की सरकार परफॉर्मेंस और भ्रष्टाचार विमुक्त काम करती है। ये बात मुझे आपके सामने कहनी थी। और आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी राजस्थान में इलेक्शन होने वाला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिज़ोरम में इलेक्शन पूरे हो गए हैं। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बहुत विश्वास के साथ जनता का प्रेम, स्वाभिमान प्राप्त करने में हमें पूरी तरह आशा है कि सफल हुई है। बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। राजस्थान में भी वैसी वोटिंग ही होगी। लेकिन जनता को इस समय सोच समझ के, विचार करके अपना मत देना चाहिए। यही प्रधानमंत्री जी की और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की और सभी पदाधिकारी, अमित शाह जी की, सबका आपको निवेदन है। वही संदेश लेके हम आपके साथ आए। मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के जो बड़े बड़े मीडिया के सारे लोग हैं उनके साथ करीब 3-3.5 घंटे बिताए और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह स्वच्छ भारत अभियान को मीडिया ने जन जन तक पहुंचाया और जिसका जो विशाल परिणाम भारत में देखने को मिलता है, महिला सुरक्षा के रूप में, महिला सशक्तिकरण के रूप में, तो वह मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। वो भी आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि सही बात जनता तक पहुंचेगी, सही तरह से पहुंचेगी। महिला असुरक्षा पे तो बहुत बता चुके हैं। राजस्थान में जिस तरह से काम हो रहा है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। योगी जी के नेतृत्व में किस तरह से 2017 में जब हमारी सरकार आई थी, लॉ एंड ऑर्डर बुरा हाल था। फिरौती, डकैती, उगाही, ये सारे काम हो रहे थे। महिलाएं शाम को घर से निकल नहीं पाती थी। मात्र 6 वर्ष में एकदम बदलाव उत्तर प्रदेश में आ गया और आज दूसरा सबसे तेज गति से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश खड़ा हो गया, जो कि एक बीमारू प्रदेश के रूप में जब विपक्ष की सरकार थी। तो वैसा ही काम यहाँ से प्रतिबद्धता के साथ हमें लगता है कि डबल इंजन सरकार के द्वारा हम करने में सफल होंगे। यही कह के मैं आप लोगों का धन्यवाद भी देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे आके समय लिया। और कोई बात होगी तो अपना चंचल जी इस बात को आगे लेंगे। अग्रवाल जी, एक बात बताएं, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है। अभी प्रदेश की फाइनेंशियल पोजीशन दिवालिया की कंडीशन में आ रही है। तो देश में ऐसे कितने राज्य हैं जो दिवालिया की कंडीशन में आ गए, नंबर 1। और नंबर 2, जब फाइनेंशियल कंडीशन राज्यों की खराब हो रही है, दिवालिया की ओर बढ़ रही है, दिवालिया घोषित नहीं कर सकते, ये एक अलग बात है, मगर दिवालिया की ओर बढ़ रहे हैं वो, तो क्या उन राज्यों में आपातकाल, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आपातकाल केंद्र लगाएगा? इस तरह पे कोई बातचीत हो रही है? कोई
नहीं, देखिए, केंद्र सरकार लगभग 42% जो केंद्र के पास बजट आता है, टैक्स कलेक्शन होता है, वो प्रदेश सरकारों को दे देती है। हम लोगों ने टैक्स कलेक्शन में भी जो भ्रष्टाचार और लीकेजेस थे उसको ख़त्म किया। जीएसटी के अंतर्गत देखिए, शुरू में जब हम 2016 में जीएसटी लेके आए थे, तब इनडायरेक्ट टैक्स, कई लोग कहते थे कि टैक्स हमारे देश में कम लोग देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हर आदमी देता है। एक बच्ची भी पेंसिल खरीदती है, पेन खरीदती है, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स देखता था। तो 2016 के पहले इनडायरेक्ट टैक्स 25 से 30% होता था। आज जीएसटी के अंतर्गत, ये आरबीआई की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं, सरकारी मतलब पार्टी की नहीं बता रहा, आरबीआई ने रिपोर्ट निकाली है 6 महीने पहले। एवरेज जीएसटी के अंतर्गत टैक्स है 11.6% का जीएसटी टैक्स एवरेज रेट है। 25 से 30% एवरेज था, उसको घटा के ये कहते हैं। और आज टैक्स कलेक्शन 1,80,000 करोड़ हो रहा है। टैक्स भी कम कर दिया, कलेक्शन इतना बढ़ गया। एक समय 60,000 करोड़ महीने का कलेक्शन होता था, और उसमें भी प्रदेश सरकारों को उनका हिस्सा जीएसटी के अंदर भी मिलता है। तो केंद्र सरकार पूरी तरह से सहायता करती है, लेकिन प्रदेश सरकारों को अब जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत भी केंद्र सरकार देती है, लेकिन कई प्रदेश सरकारें उनमें केंद्र सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करती, तो उसका लाभ नहीं मिलता। ये जो डेट है, एक डेट यहाँ पे जो राजस्थान का लगभग 93,000 करोड़ का कर्ज लिया हुआ है। अब कैसे करेंगे बताओ तो सही ना। आप प्रॉमिस करे जा रहे हो, आप कह रहे हो आपके पास पैसा नहीं है। आप अब पंजाब का हाल देखिए कितना बुरा है, 3 लाख करोड़ का उसके ऊपर कर्ज है पंजाब के ऊपर, और वो अलग अलग प्रॉमिस करते हैं, कुछ पूरा नहीं। अब दिल्ली में आप सरकारी ये अलायंस करने की बात करते हैं, आपस में कोई तालमेल नहीं है, झूठे प्रॉमिस कर दो, या तो वो प्रॉमिस कर दो, पूरा करने का कोई इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति अगर किसी तरह करने के लिए दबाव पड़ गया, तो विकास के कार्यों से पैसा निकाल के, जैसे मैंने कर्नाटक से बताया, विकास के कार्यों से उसमें लगा दो, और फिर तीसरा केंद्र सरकार पे डाल दो कि हमें ये पैसा दो, तब हम इसे लागू करेंगे। मेरा क्वेश्चन है, आर्थिक आपातकाल पार्टी बहुत लंबी चौड़ी बातें करती है, लेकिन पूरे प्रदेश में 20 सीटों को ही महिला प्रत्याशियों का चयन किया गया। देखिए, भारतीय जबकि जनता कांग्रेस पार्टी ने 27 सीटों पर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से इस बात को नारी अभिनंदन जो बजट वो पास किया है कानून, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सारी 30% की जो बात हुई, तो पूरे खाली 20 सीटें दी है 199 में। तो पार्टी अपने संगठन में, और जो जब तक ये पूरी तरह से लागू नहीं होगा तब तक इस चीज़ों को लागू एकदम नहीं कर सकती। इसके अलावा एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा क्या यही रह गई है कि आप 20 गारंटी दो, कांग्रेस 7 गारंटी दे और मतदाता उनको देख के ही वोट दे? क्या हम यही जो रह गई है? मोदी गारंटी के रूप में जो भी काम कर रहे हैं, वो जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरी तरह से ज़मीनी स्तर पे उतार के काम कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार की आप योजनाओं को देखें, जिस तरह से उसकी पहुंच एक एक घर तक, एक एक व्यक्ति तक हुई है, वो अभूतपूर्व है पिछले 9 वर्ष में। चाहे उज्ज्वला योजना देख लीजिए, चाहे आयुष्मान भारत देख लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास